नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है सियाराम सोसाइटी का रहस्य। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं माफी चाहता हूं कि काफी समय आपको इंतजार करवाया। मैं रेगुलर कहानी नहीं डाल पाया, लेकिन अब से एक से बढ़कर एक कहानी डालता रहूंगा और बस आप ऐसे ही प्यार देते रहना। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की ये कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। अपना सारा सामान व्यवस्थित कर देने के बाद उज्जवल अपनी आराम कुर्सी पर पसर गया। काफी थक गया था वह। उसने अपनी आंखें बंद ही की थीं झपकी लेने के लिए कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी तो पाया कि उसकी मां का कॉल था। फोन रिसीव करते हुए वह बोला, हेलो मां, मैं शिफ्ट हो गया अपने नए अपार्टमेंट में। तभी दूसरी तरफ से मां की डर भरी आवाज आई, इतनी जल्दी? अभी 3 दिन पहले ही तो वह कमरा देखा था। और उज्जवल बोला, वह हुआ यूं कि इस कमरे के मालिक को जल्द विदेश जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे यह कमरा जल्दी दे दिया। मां ने कहा, पर मैंने सुना है वह जगह सही नहीं है, वहां तुझे कमरा नहीं लेना चाहिए था। उज्जवल तसल्ली देते हुए बोला, अरे मां, ऐसा कुछ नहीं है यहां। मैंने जांच कर ली थी और यहां कोई दिक्कत नहीं है। मां बोली, पर मुझे परमिंदर ने अभी बताया कि वह सोसाइटी भूतिया है। अरे आप भी किसकी बातें सुन रही हैं? वह परमिंदर एजेंट है और किराएदारों को कमरा बेचकर अपना कमीशन लेता है। उसका इरादा मुझसे भी कमीशन कमाने का होगा, और यहां सभी लोग मुझे जीवित ही दिखे हैं। हां, मेरे कमरे के ऊपर वाले कमरे को भूतिया बोलते हैं, पर मैं थोड़े ही वहां रहने वाला हूं। मां ने कहा, लेकिन बेटा, ये बुरी शक्तियां अपना प्रभाव आसपास के इलाके पर भी छोड़ती हैं। क्या उस कमरे से दूर कोई और कमरा नहीं मिला तुम्हें? उज्जवल ने कहा, मां, आपको तो पता ही है कि मुंबई में किराए का कमरा, वह भी ढंग का, मिलना काफी मुश्किल और महंगा है। इस सोसाइटी में कुछ अन्य खाली कमरे थे, पर उनके मालिक उसे किराए पर नहीं देना चाहते थे। वहीं मेरे कमरे के मालिक क्योंकि विदेश जा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सस्ते में मिल गया। काफी शांत इलाका है यह, मेरे काम के लिए अच्छा ही है। मां ने कहा, ठीक है बेटा, पर जल्द से जल्द पूजा करवा लेना कमरे की, इससे सारी अलाबला तुमसे और कमरे से दूर रहेंगी। अपना ध्यान रखना बेटा। यह बोलकर मां ने फोन काट दिया। उज्जवल ने फोन रखा और झपकी ले ली। उज्जवल एक इंटीरियर डिजाइनर था और मुख्यतः अपने घर से ही काम करता था। क्योंकि उसका काम काफी कलात्मक था, इसलिए उसे नए आइडिया के लिए शांतिपूर्ण जगह चाहिए थी, जहां वह बिना किसी बाधा के अपने काम में ध्यान दे सके। पर मुंबई में ऐसी जगह ढूंढना काफी मुश्किल था। वह इससे पहले जिस स्थान में रहा था वहां काफी शांति थी, पर फिर वहां पास में ही मुंबई मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिस कारण वहां हर दिन शोर होने लगा। उज्जवल ने अपनी झपकी पूरी की और अपना शाम का खाना बनाने लगा। शाम का खाना खाकर वह अपने काम में लग गया। फिर करीब 11 बजे तक काम कर वह सो गया। पूरे दिन की मेहनत के बाद उज्जवल गहरी नींद में चला गया। अब यदि हाथी भी उसके कान के पास आकर चिंघड़ता, तब भी शायद उसकी नींद नहीं खुलती। पर अचानक ही उसके कमरे में गर्मी भरा गई। पसीने से वह तरबतर हो गया। उज्जवल फौरन अपनी गहरी नींद से जाग गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नई जगह पर आने पर लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, ऐसा उसने सोचा। उज्जवल ने ऐसी की जांच की तो पाया कि वह अच्छे से ही चल रहा था। उसे फुल स्पीड में कर वह दोबारा सोने चला गया। कुछ पल में ही वह सपनों के समुद्र में गोते खाने लगा। उज्जवल देख रहा था कि वह मुंबई की शांत पवई झील में कश्ती चला रहा है। धूप सुगम थी, हवाएं मध्यम गति से चल रही थीं और आसमान साफ और नीला था।
झील में से मगरमच्छ निकलकर उज्जवल की तरफ देख कुछ आवाजें निकाल रहे थे, मानो वे उससे कहना चाह रहे हों, आज का दिन तो बहुत सुहावना है। उज्जवल भी उन मगरमच्छों को देख मुस्कुराया। अचानक ही चिड़िया का एक झुंड झील की शांत सतह पर आकर बैठ गया। बैठते ही उन सभी ने एक मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। उसे सुनकर उज्जवल झूम उठा और नाचने लगा। मगरमच्छ भी नाचने लगे अपने तरीके से, लेकिन धीरे धीरे वह मधुर गीत असहनीय रुदन में बदल गया। वह आवाज भी तेज होती गई। आवाज के कारण वह दोबारा जाग उठा। वह आवाज अब भी उसे सुनाई दे रही थी। किसी शिशु के रोने की आवाज थी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह बच्चा पास के ही किसी कमरे में रो रहा था। उज्जवल को लगा कि वह बच्चा रात में जाग गया होगा। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। थोड़ी देर में उसकी मां उसे चुप करा देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वह बच्चा काफी समय तक रोता ही रहा और रोता ही रहा। शायद 1 घंटे से ऊपर हो चुके थे। उज्जवल को यह बात थोड़ी अजीब और डरावनी लगी। कारण यह था कि उसे अब तक उस बच्चे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आवाज नहीं आई, जैसे उसकी मां या उसके पिता की। इससे उसके दिमाग में कई विचार आए, जिनमें से एक था कि उस बच्चे के माता पिता या तो उसे कमरे में अकेला छोड़कर कहीं बाहर चले गए हैं, या फिर उनके साथ कुछ हो गया है जिस कारण वे अपने बच्चे को चुप कराने में असमर्थ हैं। शायद उनका कोई एक्सीडेंट हो गया और वे बेहोश हो गए हों। ऐसे में अकेला बच्चा भी खतरे में था। उज्जवल उस बच्चे की सहायता के लिए अपने बिस्तर से उठा ही था कि उसके मन में एक और विचार आ गया। क्या पता वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा हो। उज्जवल को याद आया कि उसने कुछ ऐसे बच्चे देखे थे जो हमेशा रोते ही रहते थे, चाहे उन्हें कितना भी चुप करा लो। शायद वह बच्चा उन्हीं में से हो। पर फिर रिस्क क्यों लेना, अगर यहां किसी की जान खतरे में हो तो। इसलिए उज्जवल उठा, अपने कपड़े जल्दी से बदले और अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर कॉरिडोर में भी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं, पर हल्की सी। उज्जवल को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही थीं। सबको इतनी रात में उठाकर पूछना भी सही नहीं लगा उसे। पहले तो वह अपने दाहिनी तरफ वाले कमरे के सामने गया और फिर उनके मुख्य द्वार से कान लगाकर आवाजें सुनने लगा। उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद वह बाईं तरफ वाले कमरे के सामने गया और उनके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। उस कमरे में से भी कोई आवाज नहीं आई। उज्जवल इससे पहले कि दरवाजे से अलग हो पाता, तभी उसे एक रौबदार आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो वहां? उज्जवल हड़बड़ाकर पीछे हटा और अपनी बाईं तरफ उस आवाज के स्रोत की तरफ देखने लगा। कॉरिडोर के अंत में एकदम बाईं तरफ सीढ़ियां थीं और वहीं से एक व्यक्ति उज्जवल की तरफ चला आ रहा था। उस व्यक्ति ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद वह व्यक्ति अभी अपने ऑफिस से आया है। कॉरिडोर में उस समय केवल कुछ ही ट्यूबलाइट्स जल रही थीं, जिससे कॉरिडोर में ठीक ठाक उजाला था। उस रोशनी में उज्जवल ने देखा कि वह व्यक्ति करीब 30 वर्ष के आसपास का गेहुआ रंग का आदमी था। उसने एक चश्मा पहन रखा था और उसके लंबे बाल थे, जिन्हें वह तेरे नाम के सलमान खान की तरह रखता था। उज्जवल इस समय तक द्वार से दूर हट गया था और कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा हो चुका था। उस व्यक्ति के पास आते ही उज्जवल बोला, जी, मेरा नाम उज्जवल मलिक है। आज ही यहां शिफ्ट हुआ हूं। मेरा रूम नंबर 102 है। वह व्यक्ति उज्जवल को संशय भरी नजरों से देखता रहा और फिर सर्द स्वर में बोला, वह सब ठीक है, पर तुम ये कान लगाकर क्या सुन रहे थे? ये तो रूम नंबर 101 है। यहां मिस्टर और मिसेस बर्मन रहते हैं। यह नाम सुनते ही उज्जवल को आज सुबह की बात याद आ गई। जब वह शिफ्ट हो रहा था, तब उसने एक बेहद ही खूबसूरत महिला को उस कमरे में जाते देखा था। शायद वह बंगाली साड़ी में कहर ढाती बलाही मिसेस बर्मन थी। उज्जवल ने समझाते हुए कहा, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं एक पढ़ा लिखा सभ्य लड़का हूं। मैं यह सब हरकतें नहीं करता। मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं काफी वक्त से, जिससे मेरी नींद में खलल पड़ रहा था। तो सोचा कि उस बच्चे के अभिभावक से बात करूं। वह व्यक्ति इस बार कुछ अधिक सर्द और कठोर लहजे में बोला, कहानी अच्छी है पर कमजोर है। जब से मिस्टर बर्मन अपनी हसीन पत्नी को लाए हैं, तब से हर दिन यहां आवारा लड़कों का तांता लग जाता है। मैंने सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर पनवेलकर से सुरक्षा बढ़ाने को कहा था, पर उन्होंने तो ऐसे लोगों को ही कमरा दे दिया। अपने ऊपर लगते इस बेबुनियाद इल्जाम के कारण उज्जवल को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, देखिए जनाब, आप जो भी हैं,
मैं इस तरह के लांछन को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके पास सबूत क्या है? मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और वह व्यक्ति बोला, कौन बच्चा? मुझे किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही है। उज्जवल कुछ उत्तर नहीं दे सका। सच में उस शिशु के रोने की आवाज अब गायब हो गई थी। कॉरिडोर में घुप सन्नाटा था। वह व्यक्ति बोला, शायद मुझे आपकी शिकायत मिस्टर पनवेलकर से करनी पड़ेगी ताकि मिसेस बर्मन और इस सोसाइटी की सभी औरतें और लड़कियां सुरक्षित रहें। उज्जवल कोई प्रतिवाद नहीं कर सका। उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ था ही नहीं। वह इस समस्या से निकलने के बारे में सोचने लगा और जल्द ही उसके सामने उत्तर आ गया। उज्जवल, जो पहले रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए था, अब आक्रामक हो गया। उसकी आंखों में हिम्मत से चमक आने लगी और शरीर में विश्वास भर गया। वह कड़क कर बोला, अच्छा, तो आप कौन हैं? आपके पास क्या हक है सोसाइटी के मामलों में दखल देने का? आप कोई बाहरी भी तो हो सकते हैं। यह सुन वह व्यक्ति बोला, मैं कोई बाहरी नहीं हूं। मैं इसी सोसाइटी में रहता हूं। मेरा नाम है धीरज कनौजिया और मैं रूम नंबर 211 में रहता हूं। यह है मेरी आईडी। धीरज ने अपनी आईडी दिखाई। उसमें इसी सोसाइटी का पता था। फिर धीरज चेहरे पर जीत के भाव लिए बोला, पता चल गया ना मेरे पास क्या हक है। अब चलो। यह कहते हुए धीरज मुड़ा, पर उसी समय उज्जवल बोला, ठीक है, चलते हैं सेक्रेटरी साहब के पास। जरा वह भी जाने कि आप रात के करीब 3 बजे अपने फ्लोर के बजाय यहां क्यों थे? ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को इतना लेट छोड़ती है? सीढ़ियों से कॉरिडोर देखा नहीं जा सकता। ऐसे में आप मुझे देखकर यहां आए, यह तो मुमकिन नहीं। यानी आप खास कारण से इसी फ्लोर पर आए, शायद मिसेस बर्मन के कमरे में ताक झांक के लिए। उज्जवल की बात सुनकर धीरज का पूरा शरीर क्रोध के कारण कांप उठा। वह कुछ क्षण तक उज्जवल को खा जाने वाली नजरों से देखता रहा। कुछ कहने के लिए वह अपना मुंह बीच बीच में खोलता रहा। शायद कोई बहाना सोच रहा था, पर थककर वह बोला, ठीक है, इस बार जाने देता हूं, पर अगली बार रात को यूं ही भटकते हुए मत मिलना मुझे। फिर गुस्से में पैर पटकते हुए धीरज चला गया। उज्जवल ने उसे जाते देख कहा, सेम टू यू। यह बोलकर उज्जवल अपने कमरे में आ गया और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी और कान में बस उसी बच्चे का रोना गूंज रहा था। वह छत देखते हुए बोला, यह कोई भ्रम नहीं था मेरा, बिल्कुल नहीं। पूरे 1 घंटे तक मैंने वो रोना सुना था। फिर घड़ी देखते हुए बोला, सो जा उज्जवल, ये मुंबई है मेरी जान, यहां वक्त की बड़ी कीमत है। और वह सो गया चादर तानकर। एसी फुल स्पीड में कपकपाती हवा फेंक रहा था, जो किसी कारण से कमरे को पर्याप्त ठंडा नहीं कर पा रही थी। सियाराम हाउसिंग सोसाइटी पर सुबह की धूप छा चुकी थी। वह नीले रंग की इमारत सूरज के प्रकाश में भव्य लग रही थी। सुबह के करीब 8 बजे उज्जवल के मोबाइल पर कॉल आई, जिसकी रिंग से वह जाग उठा। कल रात की घटना के बाद उसे जल्दी नींद नहीं आई। वह बस अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर अचानक उसे कब नींद आ गई, उसे भी याद न रहा। उठते ही उसने मोबाइल पर देखा तो उसके बॉस का फोन था। फोन उठाकर उज्जवल ने कुछ समय तक बात की। जी सर, बस उसी पर काम कर रहा था, हो जाएगा, यह कहकर उसने फोन रख दिया। नहा धोकर फ्रेश हुआ और अपने काम में लग गया। कल रात की बात वह भूल ही गया। धीरज अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और किसी विचार में खोया हुआ था। भीतर कमरे में से एक शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज से चिढ़कर धीरज क्रोध में चिल्लाकर बोला, प्रमिला, तुमसे एक बच्चा भी संभला नहीं जाता क्या? अंदर से सहमी हुई एक आवाज आई, जी, बस दूध गर्म कर रही थी, दूध पीते ही शांत हो जाएगा। उसी समय बालकनी में एक स्त्री आई। वह शायद प्रमिला थी। प्रमिला बोली, आपके लिए चाय ले आऊं? धीरज ने अपनी गर्दन थोड़ी घुमाई और प्रमिला की तरफ देखते हुए बोला, हां, ले आओ। तभी उसका ध्यान प्रमिला के हाथों पर जले हुए निशान पर गया। वह गुस्से से बोला, और इन घावों पर मलहम क्यों नहीं लगा लेती तुम? प्रमिला सहमते हुए बोली, जी, और वह अंदर चली गई। धीरज काफी समय तक बाहर ही निहारता रहा। कल रात की घटना उसे बार बार याद आ रही थी। दांत पीसते हुए वह कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी एक बड़ा सा टेम्पो सोसाइटी के कंपाउंड में आकर रुका। कुछ समय बाद उसमें से फर्नीचर निकालकर लोग सोसाइटी में ले जाने लगे। यह देख धीरज चौंक गया। अब यह कौन आ गया? उसने मन में कहा।
फौरन अपना मोबाइल निकाल धीरज ने सुदर्शन पनवेलकर को फोन लगाया, जो सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आई। हेलो धीरज। धीरज बोला, पनवेलकर साहब, अब यह नया कौन आ गया सोसाइटी में रहने को? बड़ी मुश्किल से अफवाहों पर काबू किया था। फिर वह जो नया लड़का है जो कल ही आया था रहने को, वह भी कल रात मोनू की आवाज सुनकर छानबीन कर रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि मैं सतर्क था और उसकी आहट पाकर मैंने प्रमिला को मोनू को लेकर फौरन हमारे रूम में चले जाने को कह दिया। ऊपर से वह लड़का टेढ़ी खीर है, कैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया मैंने। आप नए लोगों को आने ही क्यों दे रहे हैं? अब यह जो नई बला है वह कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे तो? दूसरी तरफ से सुदर्शन बोला, घाबराएच न को। हाँ, मैंने पढ़ा था कि आजकल के युवक अपने में ही रहते हैं और अपने आसपास पर ध्यान नहीं देते, पर शायद यह बात गलत थी। फिर सोसाइटी के सदस्य यदि अपना कमरा किसी को किराए पर दें तो उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये जो रूम नंबर 401 वाली वेंगुलेकर थी ना, उन्होंने ही एक लड़की को अपना कमरा किराए पर दिया है। वह लड़की लेखिका है। लेखक वैसे भी पूरा दिन अपने कमरे में ही घुसे रहते हैं और फिर उसका कमरा दूर है पल्लवी के कमरे से। उसे कोई आवाज नहीं आएगी। मैं उन दोनों से आज बात करता हूं। दोनों को मैं इस सोसाइटी का खास नियम समझा दूंगा। धीरज ने उत्तर दिया, ठीक है। फिर सुदर्शन ने कहा, साथ ही आज मोनू को पल्लवी के कमरे में मत ले जाना, थोड़ा एहतियात बरतना आज। यह सुनकर धीरज के पूरे शरीर में झुरझुरी उठ गई। वह विचलित स्वर में बोला, पर पल्लवी, वह मुझे मार डालेगी। पिछली बार की बात मैं अब तक नहीं भूला हूं। वह मुझे जलाकर मारने ही वाली थी। सुदर्शन शांत भाव से बोला, तो पल्लवी का ध्यान इन दोनों नए सदस्यों की तरफ कर दो। बोलो कि यही दोनों दीवार बन खड़े हो गए हैं उसके और मोनू के बीच। यदि आज मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ तो आज रात के बाद जरूर हो जाएगा। यह कहकर सुदर्शन ने फोन काट दिया, पर धीरज अब भी फोन को कान से लगाए शून्य में ही देखे जा रहा था। उज्जवल को भूख लगी तो वह किचन में चला गया, पर उसने पाया कि भोजन तो था ही नहीं। वह बाजार से सामान लाना भूल ही गया था। तैयार होकर वह अपने कमरे से निकल गया। उस समय भी उस इमारत में सन्नाटा और वीराना पसरा हुआ था, जैसे वहां उसके अलावा कोई अन्य रहता ही नहीं था। इन सबको नजरअंदाज कर उज्जवल सीढ़ियों से उतर गया और कंपाउंड में आ गया। वहां सामने ही उसे एक लड़की खड़ी दिखी जो उसे ही देख रही थी। उस लड़की के कंधे तक बाल थे, घुंघराले और काले, जो अजीब तरीके से बिखरे हुए थे, जैसे फिल्मों में किसी सनकी वैज्ञानिक के होते हैं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो बता रहे थे कि वह देर रात तक जागती है। उसने मुंबई की इस गर्मी में भी काले रंग का टर्टलनेक फुल स्लीव शर्ट पहन रखा था। जीन्स भी काली थी और जूते भी, ऊपर से नीचे सब काला था। उसके गोरे तन पर वह काले कपड़े जच रहे थे। वह उज्जवल के पास आते ही बोली, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम अदिति जोशी है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? जिस जोश से अदिति ने यह कहा, उस कारण उज्जवल उसे मना न कर सका। अदिति बोली, मैं एक लेखिका हूं और फिलहाल पैरानॉर्मल पर लिख रही हूं। अफवाहों के मुताबिक इस सियाराम हाउसिंग सोसाइटी पर एक भूतनी का अभिशाप है। तो क्या आप अपना नाम बताएंगे? और आप यहां कब से रह रहे हैं? क्या आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ है? उज्जवल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, मेरा नाम उज्जवल मलिक है और मैं नया हूं यहां। मैं तो बस कल ही आया हूं यहां रहने, तो मैं। अदिति उसकी बात काटते हुए बोली, ओह, ये पहले नहीं बोल सकते थे? बेकार में मेरा टाइम वेस्ट किया। यह सब अदिति ने उज्जवल को ऐसी नजरों से देखते हुए कहा मानो वह इंसान नहीं बल्कि कबाड़ हो। इस बात से उज्जवल को बहुत दुख हुआ। वह कुछ कह पाता कि तभी एक आवाज ने उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। यह सुनकर दोनों उस ओर मुड़े और उन्होंने एक औसत कद के अधेड़ उम्र व्यक्ति को देखा। उसके सिर पर बाल नहीं थे, रंग गेहुआं था, चेहरा गोल था और माथे पर एक लाल तिलक लगा था। वह व्यक्ति पास आकर बोला, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। आपसे एक बात करनी थी। माफ करना, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। हमारी बात सिर्फ मोबाइल पर हुई थी, इसलिए शायद आपने पहचाना नहीं। आई एम सुदर्शन पनवेलकर, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं। क्या आप मेरे साथ मेरे रूम में चलेंगे? बस कुछ मिनट का ही काम है, कुछ जरूरी बात करनी है। इसी बहाने आपकी खातिरदारी का मौका भी मिल जाएगा मुझे। दोनों ही पनवेलकर के पीछे चल दिए। पनवेलकर का मकान निचले फ्लोर पर ही था। पलक झपकते ही वे पहुंच गए।
अंदर दोनों को सोफे पर बिठाकर पनवेलकर किचन चला गया चाय लेने। उज्जवल ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे वह जगह हर साधारण मध्यवर्गीय मराठी घर जैसी ही लगी। एक दीवार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर टंगी थी और दूसरी पर छोटा सा मंदिर था जिसमें स्वामी समर्थ महाराज की तस्वीर रखी थी। एक टीवी था और कई सारी पुस्तकें। कुछ क्षण में ही पनवेलकर चाय और पोहा लेकर आया। अदिति और उज्जवल ने अपना अपना कप और प्लेट उठा लिया। पोहा लाजवाब था और जब उन्होंने चाय की एक घूंट ली तो उनका रोम रोम खिल उठा। चाय भी बढ़िया थी। पनवेलकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। उज्जवल बोला, पोहा बहुत ही बढ़िया बना है, आपकी मिसेज से जरूर कहना ये। पनवेलकर बोला, ये पोहा मैंने बनाया है, मेरी मिसेज तो बहुत पहले ही। उज्जवल ने गम जाहिर करते हुए कहा, ओह आई एम वेरी सॉरी। पनवेलकर बोला, ये अंग्रेजी भी अजीब है। पत्नी मेरी स्वर्गवासी हो गई और आप माफी मांग रहे हो जैसे आपने ही उसका कत्ल किया हो। उज्जवल कुछ बोल ही नहीं पाया। पनवेलकर ने कहा, ये तो सब ऊपर वाले का खेल है, वही लाता है और वही ले जाता है, इसमें दुख करने की क्या बात। यह सुनकर उज्जवल को माहौल थोड़ा हल्का लगा। वह बोला, जी सच कहा आपने। इस वाक्य को सुन पनवेलकर ताज्जुब दिखाते हुए बोला, तो आप भगवान पर यकीन करते हैं? क्या है ना, आजकल के युवा ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ ही चुके हैं। उज्जवल बड़ी सहजता से बोला, जी हां, मैं भगवान पर यकीन करता हूं। बजरंग बली का बड़ा भक्त हूं मैं, हर मंगलवार मंदिर जाता हूं उनके। शांत बैठी अदिति, जो तब से सब सुन रही थी, उसने भी सहमति में सिर हिलाया। पनवेलकर बोला, तब तो आपको दोनों को भूतों पर भी यकीन होगा। इस प्रश्न की उज्जवल को जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह तीसरी बार था जब उसने इस सोसाइटी में आकर भूत का जिक्र सुना। वह यह प्रश्न सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, जी हां, अगर ईश्वर है तो काली शक्तियां भी हैं। अदिति इस बार भी कुछ नहीं बोली। उसने फिर से सिर सहमति में हिला दिया। पनवेलकर बोला, असल में मुझे इसी बारे में बात करनी थी आप दोनों से। पनवेलकर के मुंह से यह बात सुनकर उज्जवल चौंक गया। भला इस सोसाइटी के सेक्रेटरी को हम दोनों से भूतों की बातें क्यों करनी है? उज्जवल ने मन में सोचा। पनवेलकर ने बोलना जारी रखा, आज से करीब 1 वर्ष पहले इस सोसाइटी में एक हादसा हुआ था, जिसके बाद यहां एक रूह भटकती है रात को। वह रूह बड़ी खतरनाक है। क्योंकि आप दोनों यहां नए हैं, इसलिए आपको इस सोसाइटी के इस खास और अलिखित नियम से अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है। इस सोसाइटी में रात को अपने कमरे से बाहर निकलने की मनाही है। बेहद जरूरी काम हो तभी निकला जाए। उस रूह ने कई लोगों को बुरी तरह से घायल किया है, इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए ही यह नियम बनाया गया है। फिर अंतिम वाक्य पर जोर देकर पनवेलकर ने कहा, इसी में आपकी और सोसाइटी के सभी लोगों की भलाई है। अपनी बात खत्म कर पनवेलकर ने उन दोनों पर निगाह डाली। अदिति शांत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उज्जवल के चेहरे पर खौफ के भाव साफ दिख रहे थे। पनवेलकर के घर से निकलकर उज्जवल बाजार की तरफ चला गया। वह पनवेलकर की बातें सुनकर हिल गया था। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। उसने नेट पर सर्च किया और करीब के ही एक अच्छे पंडित का नंबर पाया। उज्जवल ने तुरंत पंडित जी को फोन लगाकर कहा, नमस्ते पंडित जी, मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ हूं और मुझे अपने घर में पूजा करवानी है। मुंबई को रात की चादर ने ढक लिया था, पर मुंबई रात में भी कहां सोती है, वह तो जागती ही रहती है। सियाराम सोसाइटी में भी हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता कि वहां कोई जीव रहता ही नहीं। धीरज को भय के कारण नींद तो नहीं आ रही थी, पर नींद की दवाई लेकर वह सो गया। प्रमिला मोनू को लेकर दूसरे कमरे में सो रही थी। अचानक धीरज के कमरे में एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें दहकती ज्वाला सी लाल थीं। धीरे धीरे उसका काला शरीर रोशन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर ज्वाला में तब्दील हो गया हो। अचानक ही कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। उस खौफनाक आकृति के शरीर से आग निकलकर चारों ओर फैलने लगी और देखते ही देखते धीरज का कमरा आग की भट्टी में तब्दील हो गया। उसके पूरे कमरे में धुआं भर गया। असहनीय गर्मी और विषैले धुएं के कारण धीरज जाग उठा। वह बुरी तरह खांस रहा था और सांस नहीं ले पा रहा था। उसका दम घुटने लगा था। तभी वह धुआं थोड़ा हटा और वह भयानक आकृति उसके सामने आ गई। उसे देखकर धीरज जोर से चीख पड़ा। उस चीख को सुनकर प्रमिला भी जाग गई।
वह मोनू को लेकर टॉयलेट में छुप गई। उस आकृति ने अपने आग उगलते हाथों से धीरज की भुजा को पकड़ लिया, जिससे उसकी चमड़ी जलने लगी। पीड़ा के कारण धीरज काफी समय तक चिल्लाता रहा। तभी वह आकृति बोली, मोनू क्यों नहीं? धीरज अब किसी बच्चे की तरह रो रहा था। कल रात जो अकड़ और साहस उसने उज्जवल के सामने दिखाया था, वह अब कहीं लुप्त हो गया था। सिसकते हुए धीरज बोला, यह सब उस उज्जवल मलिक की वजह से हुआ है। वह रूम नंबर 102 वाला, उसी के कारण मैं मोनू को तुम्हारे पास नहीं ला सका। इसे सुनकर वह आकृति क्रोध भरी आवाज में जोरों से चिल्लाई और गायब हो गई। उसी के साथ वह आग भी, जो धीरज के कमरे में लगी थी। कुछ सही सलामत था, मानो वहां कभी आग लगी ही न हो। धीरज पसीने में तरबतर बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके हाथ में अब भी जलने का निशान था। डॉक्टर सुहास जाधव धीरज के हाथ को देखकर चौंकते हुए बोला, भाई, ये अपना हाथ इतना कैसे जला लिया तुमने? धीरज बोला, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि तेरी भाभी को सुबह सुबह सरप्राइज दूं। सोचा कि सुबह जब वह उठेगी तो उसके सामने ताजा ताजा नाश्ता पेश कर दूंगा। इसलिए सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाने की सोची। समोसे बना ही रहा था कि पता नहीं कहां से छिपकली आ गई और फिर उसके चक्कर में। सुहास ने कहा, भाभी के लिए अगर करना ही है तो घर के काम में उनका हाथ बटा। वैसे भी मोनू के आने के बाद उनका काम दुगना हो चुका है। फिर हीरो बनने के चक्कर में खुद का हाथ भी जला दिया। याद है ना, कॉलेज के समय भी तूने यही किया था। मेरे लाख समझाने पर भी भाभी के हॉस्टल के कमरे के बाहर सीढ़ी लगा ली थी। गिरकर टांग तुड़वाई, वो अलग। फिर ऊपर से चौकीदार रामस्वरूप के कुत्ते से कटवा लिया। उसके 14 इंजेक्शन भी लगवाए। धीरज थोड़ा शर्माते हुए बोला, ये पुरानी बातें कब तक निकालेगा तू साले? चल अब जल्दी से दवाई दे, मुझे दूध भी लेना है, तेरी भाभी राह देख रही होगी मेरा। यह सुनकर सुहास ने फौरन ही धीरज की मलहम पट्टी कर दी और एक मलहम और कुछ गोलियां निकालकर देते हुए कहा, यह ले, इस मलहम को लगाते रहना और ये गोलियां खाना खाने के बाद लेनी है। दवाई लेकर धीरज जाने के लिए उठा ही था कि सुहास की आवाज ने उसे रोक लिया। सुहास ने अचानक ही गंभीर मुद्रा बना ली थी। वह बोला, धीरज सुन, देख, मैं तेरा और प्रमिला दोनों का ही अच्छा मित्र हूं और तुम दोनों की चिंता होती है मुझे, इसलिए बोल रहा हूं। प्रमिला भाभी और मोनू को उस मनहूस सोसाइटी से ले जा। वहां रहोगे तो वह दुखद घटना याद आती ही रहेगी। फिर उससे तुम सबके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। मोनू भी देखते देखते बड़ा हो जाएगा और फिर जब उसे पता चलेगा कि उसके परिवार के साथ वहां क्या हुआ था, तो उसके बाल मन के लिए वह ठीक नहीं होगा। इसलिए कहता हूं, यहां से कहीं दूर चला जा, जहां उस सोसाइटी की परछाई तक तुम तीनों पर न पड़े। यह सुनकर धीरज कुछ क्षण मौन खड़ा सुहास को देखता रहा। फिर फुसफुसाते हुए बोला, यहां से भागना तो कब से चाहता हूं, पर वह जाने ही नहीं देती। कुछ सुनाई न देने पर सुहास ने कहा, क्या क्या बोला अभी तू? धीरज को मानो होश आया। वह फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। मेरे खड़ूस बॉस के कब से चक्कर काट रहा हूं ट्रांसफर के लिए, पर कमीना मानता ही नहीं। अच्छा चल बाय। यह कहकर धीरज क्लिनिक से निकल गया। सुहास से बात कर उसे थोड़ा बेहतर लग रहा था। कल रात की बात से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह इतना डर गया था कि गर्म चाय देखकर भी उसकी चीखें निकल रही थीं। साथ ही वह सो भी नहीं पाया था, जिस कारण वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने पहले ही ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले ली थी। बाजार से दूध और अन्य सामान लाने के बाद उसका इरादा सोने का ही था। खरीदारी कर धीरज सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंचा। तभी उसे उज्जवल के बारे में याद आया। पल्लवी ने उसे अच्छा सबक सिखाया होगा। अब वह इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। यह सोचकर कल रात से पहली बार उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभरे थे, जो सामने का नजारा देख जल्द ही लुप्त हो गए। सामने सीढ़ियों से उज्जवल नाचता हुआ और जोर से आई एम अ डिस्को डांसर गाता हुआ निकला और धीरज के समीप से ही गुजर गया। उज्जवल के चेहरे पर खुशी और सुकून के भाव देखकर धीरज के चेहरे से तो हवाइयां उड़ गईं। उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कभी नहीं थी। वह तो यही कल्पना कर रहा था कि उज्जवल बिना अपना बोरिया बिस्तर लिए पैजामे में ही यहां से भाग जाएगा, पर वह तो खुशी के मारे नाच रहा था। उसने उसी क्षण पंगवेलकर को फोन लगाया और हैरानी भरे स्वर में बोला, पंगवेलकर जी, आप यकीन नहीं करेंगे जो मैंने देखा। उसकी बात को काटते हुए सुदर्शन बोला, देखा मैंने भी उसे, काफी आश्चर्य हुआ। ऊपर वाले की लीला को कौन समझ सकता है? धीरज बोला,
पर पल्लवी ने कभी पहले ऐसा नहीं किया, फिर इस लड़के को क्यों बख्श दिया? पमवेलकर शांत स्वर में बोला। इसका यही अर्थ है कि ऊपर वाले की उस लड़के पर कृपा है, उससे उलझकर फायदा नहीं। धीरज, तो अब पमवेलकर वही करो जो पहले कर रहे थे, इसे रोकने का कोई उपाय भी सोच लेंगे। धीरज ने फोन काट दिया। कल के खौफ ने उसके शरीर को दोबारा जकड़ लिया। वह कांपते हुए कदमों से उन अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और उसी में विलीन हो गया। उज्जवल अपने ऑफिस गया हुआ था। उसके काम से उसका बॉस और क्लाइंट बहुत खुश हुए थे, जिस कारण अब उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। यह कमरा तो मेरे लिए लकी निकला, यह सोचते हुए वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ भागता हुआ अपने ऑफिस से निकला। राह में ही उसे पंडित जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा, सुनो बालक, पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसे व्हाट्सएप कर दिया हूं, वह सब भी ले आना। मैं करीब 2 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे पते पर, फिर पूजा शुरू कर दूंगा। उज्जवल ने व्हाट्सएप देखा तो पंडित जी के नंबर से एक लंबी चौड़ी सामग्री की लिस्ट मिली। उज्जवल इंटरनेट के विस्तार की तेजी देखकर दंग रह गया। वहीं से वह बाजार चला गया और सभी सामग्री खरीदकर सोसाइटी की तरफ बढ़ गया। जब वह सोसाइटी के करीब पहुंचा तो उसे दूर से ही लोगों का जमावड़ा दिखा। इतनी भीड़ क्यों है आज यहां? पर लोग तो छोटी छोटी बातों का तमाशा देखने को भी जमा हो जाते हैं। हुआ होगा किसी मियां बीवी में झगड़ा, ऐसा सोच वह आगे बढ़ गया। पर लोगों के उस हुजूम ने सोसाइटी के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बंद कर रखा था। ऐसे में वह भीड़ को चीरते हुए अंदर बढ़ जाता, पर उसके हाथ में पूजा की सामग्री से भरी 4 बड़ी बड़ी थैलियां थीं, जिस कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई, जिससे भीड़ हट गई। उसी का फायदा उठाकर उज्जवल भी कंपाउंड में दाखिल हो गया। कंपाउंड में उसे पुलिस के 2 वाहन खड़े दिखे। एम्बुलेंस और पुलिस के वाहन देखकर उज्जवल को साफ हो गया कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कुछ संगीन है। उज्जवल को वहां खड़े रहकर तमाशा देखने का कोई शौक नहीं था। वह तो वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पर उसे सीढ़ियों पर ही एक हवलदार ने रोक दिया और कहा, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? उज्जवल अपना आईडी दिखाते हुए बोला, सर मैं यही रहता हूं, अभी बाजार से आया था और घर ही जा रहा था। हवलदार पहले आईडी में तस्वीर को और फिर उज्जवल के चेहरे को शक भरी निगाहों से बार बार देखता रहा, मानो उज्जवल कोई नामी बदमाश हो। फिर उज्जवल को उसकी आईडी थमाते हुए बोला, अभी जांच चल रही है, इसलिए यहीं रुको, जब काम हो जाएगा तो चले जाना। उज्जवल ने वही किया। उसे उस हवलदार पर क्रोध तो बहुत आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था? मुंबई की इस चिलचिलाती धूप में कब तक उसे खड़े रहना होगा, यही सोच उसे खाए जा रही थी। वह अपने ही ख्यालों में था कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अदिति को पाया, जिसने आज भी वही कपड़े पहन रखे थे, बस उनका रंग हरा था। वह बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही थी। उसके चेहरे पर बेफिक्री देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस सोसाइटी में कुछ बुरा हुआ ही नहीं। उज्जवल अदिति के पास आकर बोला, हेलो अदिति, कैसी हो? अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस सब ठीक है। और यह सब क्या है? उज्जवल उन भारी थैलियों को जमीन पर रखते हुए बोला, मैं पूजा करवा रहा हूं अपने अपार्टमेंट की, बस उसी के लिए जो आवश्यक सामग्री थी वह खरीद लाया हूं। यह सुनकर अदिति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बड़े मजे से आइसक्रीम खाती रही, फिर यकायक ही बोली, अच्छा आइसक्रीम खाओगे? यह लो। उज्जवल अदिति के प्रस्ताव पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, इससे पहले ही अदिति ने उसे आइसक्रीम थमा दी। उज्जवल को अदिति की आइसक्रीम लौटाना सही नहीं लगा। ऊपर से वह आइसक्रीम उसके पसंदीदा पिस्ता फ्लेवर की भी थी। उसने आइसक्रीम कोन से कागज की परत हटाई और उसे इत्मीनान से खाने लगा। उस गर्मी में उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसे याद आया और उसने अदिति से पूछा, अच्छा अदिति, क्या तुम जानती हो कि यह सब क्या चक्कर है? अदिति आइसक्रीम को मजे से खाते हुए बोली, सोसाइटी के ही एक निवासी मिस्टर अहीरवाल का शव मिला आज ही, जला हुआ। यह सुनते ही उज्जवल चौंक गया। वह बोला, ये कैसे हुआ? अदिति बोली, फिलहाल तो पुलिस इसे हादसा बता रही है, पर लोगों के अनुसार यह उसी भूतनी का काम है। वह भी तो ऐसे ही जलकर मरी थी। अदिति ने जो आखिरी वाक्य कहा वह इतने डरावने तरीके से कहा कि उज्जवल के रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से उसकी आइसक्रीम जमीन पर गिर गई। अहीरवाल की मृत्यु के कई घंटे बाद धीरज अपने बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था। कमरे में अंधेरा तो था, पर उसके बेड के बगल की टेबल पर एक लैंप रखी हुई थी,
जिसकी मंद रोशनी भले ही पूरे कमरे को रोशन नहीं कर पा रही थी, पर वह धीरज की आंखों के लिए पर्याप्त थी। आज उसने एसी नहीं चलाई थी। मुंबई की इस खून को सूखा देने वाली गर्मी के बावजूद भी उसने एसी बंद रखा था। बस सीलिंग फैन धीमी रफ्तार में चल रहा था। धीरज उसी को एकटक देखे जा रहा था। एक और जो सबसे अनोखी बात थी वह यह थी कि इस गर्मी में भी उसने एक मोटी रजाई ओढ़ रखी थी, पर उसके बदन पर पसीने का एक कतरा भी नहीं था। गर्मी तो दूर, वह ठंड महसूस कर रहा था, हड्डी तक जमा देने वाली ठंड, जिसकी अपेक्षा आप दिल्ली में करेंगे, न कि मुंबई में। धीरज की इस असाधारण अवस्था के पीछे हाथ था खौफ का। खौफ उसके पूरे जिस्म पर हावी हो चुका था। खौफ उसकी नसों से बहता हुआ उसके दिलो दिमाग को जकड़ चुका था। यह शायद उस लैंप की रोशनी के कारण था, पर धीरज का चेहरा नीला सा दिखने लग रहा था, जो कि अक्सर बेहद ठंड के कारण होता है। इन सब की वजह थी आज सुबह हुई ब्रिजेश अहीरवाल की मृत्यु। धीरज ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ब्रिजेश की मृत्यु के पीछे पल्लवी का ही हाथ है, यह वह उसी वक्त समझ गया था। उस समय जो खौफ के भाव उसके चेहरे पर आए थे, वह इस केस पर काम कर रहे इंस्पेक्टर श्रद्धेय ने देख लिए थे। श्रद्धेय को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि धीरज जरूर कुछ जानता है। श्रद्धेय ने उसी समय धीरज से पूछताछ शुरू कर दी, पर धीरज ने अपना मुंह नहीं खोला और श्रद्धेय ने उसे जाने दिया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि बला टल गई। श्रद्धेय के चेहरे के भाव देख धीरज साफ समझ गया था कि वह इस केस में काफी गहराई तक जाने वाला है। भले ही अधिकतर लोग ब्रिजेश की मौत को हादसा मान चुके हों, पर श्रद्धेय को बू मिल चुकी थी। जल्द ही उसे ब्रिजेश और 1 साल पहले हुए उस हादसे के बीच की कड़ी मिल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि पल्लवी के साथ हादसा नहीं हुआ था। जिस राज को सोसाइटी के सभी लोग 1 वर्ष से छुपाने में कामयाब रहे थे, वह कुछ ही दिनों में खुलने वाला था। पर धीरज को जेल जाने का खौफ नहीं था। पुलिस को यदि राज पता चल भी जाए, उसके बावजूद उसे सजा नहीं हो सकती थी। वह अधिक डरा हुआ था पल्लवी की रूह से। उसकी वह अंगारों सी दहकती खौफनाक आंखें और लोहा भी एक ही पल में पिघला देने वाली आग से बना शरीर, वही उसे अधिक डरा रहे थे। वह जलकर मरना नहीं चाहता था। 1 वर्ष पहले की बातें उसे अब भी बहुत अच्छे से याद थीं। वह चाहकर भी इन भयानक यादों को अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पाया था। कार्तिक और पल्लवी के जलते हुए शरीर, उनका वह तड़पना और सहायता के लिए गलियारे में भागना, वह सब उसे सपनों में दिखाई देते थे। उस हादसे के कई महीनों बाद भी वह इन सपनों के कारण ठीक से सो नहीं पाया था। उन दोनों की वह दिल दहला देने वाली करुण पुकार, धीरज हमें बचा लो, कोई तो हमारी मदद करो, इस आग को बुझाओ, ये वाक्य आज भी उसे साफ साफ सुनाई देते हैं। सपने में भी वह बस बेबसी में खड़ा उन्हें देखता ही रह जाता था। यह सब दुनिया की सबसे बड़ी यातना से भी दर्दनाक था उसके लिए। उसे जागे अब 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। वह पल्लवी की रूह के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पता था कि पल्लवी उसे भी मार देगी। वह तो बस चाहता था कि पल्लवी आए और जल्द से जल्द उसे मारकर इस दर्दनाक जीवन से मुक्त कर दे। पर पल्लवी आई नहीं। कुछ समय बाद धीरज को एक ख्याल आया, कहीं पल्लवी की रूह ब्रिजेश को मारकर इस दुनिया से चली तो नहीं गई। धीरज अपने बिस्तर से उठा, स्लीपर पहनी और अपने कमरे से निकल गया। प्रमिला और मोनू दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। धीरज ने आराम से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए वह गलियारे में आ गया। गलियारे का मुआयना कर कि कोई शख्स वहां मौजूद तो नहीं, धीरज पल्लवी के बंद पड़े कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह था कमरा नंबर 201, जो उज्जवल के कमरे के ठीक ऊपर था। धीरज के पास इस कमरे की चाबी थी, पर उसने खोलने से पहले जांच करने का फैसला लिया। धीरज ने कमरा नंबर 201 के दरवाजे पर अपना कान टिका दिया और बड़े ध्यान से सुनने लगा। उस समय हर तरफ खामोशी थी, इसलिए धीरज को सुनने में तकलीफ नहीं हुई। पर उसने जो सुना वह उसे चौंका गया। दरवाजे के पीछे से कर्कश और तीखी आवाज आ रही थी, आह आह मार दूंगी, आह मार दूंगी, जैसे मुझे मारा था। लगातार इसी वाक्य को कोई दोहरा रहा था। धीरज ये आवाज जानता था, यह पल्लवी की रूह की थी। धीरज फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ दिन बाद उज्जवल दोबारा एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से जाग गया। कई दिनों में यह तीसरी बार था जब एम्बुलेंस सोसाइटी में आई थी। उसने बाहर बालकनी से झांका तो पाया कि एम्बुलेंस के साथ पुलिस वाहन भी थे
और तमाशा देखने जुटी पब्लिक भी। यह दृश्य देख उसे बार बार अदिति की कही बात याद आती थी। वह भी तो ऐसे ही जलकर मरी थी। उस दिन के बाद से यह भयानक वाक्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं पाए। हर वक्त यह उसके दिमाग में गूंजते ही रहे। फिर यह हादसे इन गूंजों को और उसके भीतर के भय को और प्रबल बनाते जा रहे थे। उज्ज्वल ने उस भूतनी के बारे में अदिति से पूछा भी था। उज्ज्वल कौन थी वह, और आखिर क्या हुआ था 1 साल पहले? पर अदिति ने रहस्य को और उलझाते हुए बस यही कहा, मैं भी खुद इस बारे में जांच कर रही हूं। जब सब पता चल जाएगा तो तुम्हें भी बता दूंगी। उस दिन से उज्ज्वल में एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। भले ही उसने घर की पूजा करा ली थी, पर फिर भी उसके मन में अशांति फैली हुई थी। ऐसा क्यों था, इसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। उसके साथ उस भूतनी ने कुछ नहीं किया था अब तक, और न ही कुछ पारलौकिक हुआ था, पर पता नहीं क्यों वह माहौल में एक प्रकार का भय और भारीपन महसूस कर रहा था। ब्रजेश अहिरवाल की मृत्यु के बाद सियाराम सोसाइटी में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी थीं। उज्ज्वल का सोसाइटी के निवासियों से अधिक सामना नहीं होता था, पर अब जब भी सोसाइटी का कोई निवासी उसके पास से गुजरता, वह अपनी आंखें फेर लेते, मानो वह उससे बचना चाहते हो। उनकी आंखों में खौफ और चिंता दोनों के भाव उज्ज्वल साफ देख पा रहा था। फिर अचानक ही सोसाइटी के एक और निवासी फरहान कास्कर की भी जलकर मृत्यु हो गई थी। उस समय भी उज्ज्वल अपने ऑफिस से आ ही रहा था और भीड़ में खड़े होकर देखने लगा। वह भीड़ सोसाइटी के लोगों की ही थी अधिकतर। उज्ज्वल ने पाया कि उसके आते ही उन्होंने उससे नजरें फेर लीं और अधिक सतर्क हो गए। पर इस बार वह अकेला नहीं था जिसके साथ यह हो रहा था। यही हरकत सोसाइटी के लोग अदिति और मृणाली बर्मन को देखकर भी कर रहे थे। उज्ज्वल का दिमाग ठनका और उसे अपने, अदिति और मृणाली के बीच का संबंध समझ में आ गया। वे तीनों ही इस सोसाइटी के नए निवासी थे। किसी कारणवश सोसाइटी के पुराने निवासी नए आए निवासियों से बच रहे थे। उज्ज्वल के मन में अब बार बार सोसाइटी के राज को जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी थी। पर जब भी वह सोसाइटी के अंधेरे गलियारों से होते हुए इस बारे में सोचते हुए गुजरता, तो उसे खून जमा देने वाली भयानक ठंड का एहसास होता, साथ ही तीखी नजरों का भी, जो उस अंधेरे में कहीं से उसे घूर रही होती थीं। शायद यह संकेत था उसके लिए कि वह इन सब में अधिक शामिल न हो। इन सब का असर उसके दिमाग पर भी हो रहा था और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने इन सब से दूरी बनाए रखने की ही सोची। पर एक दिन जब वह यूं ही किसी काम से अपने अपार्टमेंट से निकला, तो उसने देखा कि दूर एक कोने में एक द्वार खुला हुआ था, जिसमें से 2 आंखें झांक रही थीं। उन्हें देखकर उज्ज्वल बुरी तरह डर गया, पर उसे बहुत क्रोध भी आया। वह अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोगों का यूं छिपकर उसे देखना और फिर खौफ के मारे उससे नजरें फेर लेना, अब यह सब उज्ज्वल की सहन सीमा को पार कर चुका था। उज्ज्वल फौरन उस द्वार की तरफ लपका। इतने में वह दरवाजा बंद हो चुका था, पर उज्ज्वल अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं था। वह उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसे पूरे बल के साथ ठोकने लगा और उसका हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगा। क्रोध के कारण उज्ज्वल के चेहरे की नसें फूलकर फड़कने लगी थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें गदर फिल्म के सनी देओल की आत्मा घुस आई हो और वह कुछ ही पल में उस दरवाजे को उखाड़ देगा। तभी अंदर से एक सहमी हुई आवाज आई, रुक जाओ, मैं खोलती हूं दरवाजा, प्लीज कुछ मत करना मुझे। उज्ज्वल ने दरवाजा पीटना रोक दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उसके पीछे एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जो खौफ के मारे बुरी तरह कांप रही थी और रो रही थी। उसे देखकर उज्ज्वल का गुस्सा गायब हो गया और शर्म ने उसकी जगह ले ली। उसे उस पल खुद पर बहुत क्रोध आया और शर्म भी महसूस हुई। अपने गुस्से में उसने एक वृद्ध महिला को इतना डरा दिया था कि वह थर थर कांप रही थी। उज्ज्वल ने खुद से सपने में भी यह उम्मीद नहीं की थी। उसके माता पिता ने उसे ये संस्कार नहीं दिए थे। आदमी एक पल में शैतान कैसे बन जाता है, इसका तजुर्बा उज्ज्वल को आज हुआ। उज्ज्वल ने उसी समय हाथ जोड़कर उस महिला से माफी मांग ली। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। उज्ज्वल को इस हालत में देखकर उस वृद्ध महिला का भय थोड़ा कम हुआ। वह वृद्ध महिला अब भी कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे माफ करना जो मैंने किया उसके लिए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। हम सब डरे हुए हैं। तुमने जो किया
उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ कहना है। उज्जवल उस महिला के अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। वह महिला उज्जवल के अंदर जाने तक दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर दरवाजा बंद कर उसके पीछे अंदर आ गई। अंदर आकर महिला ने उज्जवल को सोफे पर बिठाया और किचन में चली गई। उस घर को देखकर उज्जवल समझ गया कि वह औरत दक्षिण भारतीय थी। क्रोध और अन्य उमड़ती भावनाओं के कारण उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर उस महिला की हिंदी भी इस ओर इशारा कर रही थी। तभी वह महिला पानी लेकर आई और उसे उज्जवल की तरफ बढ़ा दिया। उज्जवल अब भी उस महिला की तरफ देख नहीं पा रहा था, शर्म के मारे। पानी पीते हुए भी उज्जवल ने उस महिला से न जाने कितनी बार माफी मांगी। वह महिला उज्जवल के सामने बैठ गई और बोली, तुम्हारे मन में इस समय हजारों सवाल उठ रहे होंगे। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी, पर तुम्हारा थोड़ा बोझ हल्का कर सकती हूं। मेरे पास भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। मरने से पहले मैं भी अपना कुछ बोझ हल्का करना चाहती हूं। जिस तरह तुम शर्म के कारण मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे हो, ठीक उसी तरह हम सोसाइटी के निवासी भी तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। हम सभी ने मिलकर एक बहुत बड़े पाप में साथ दिया था। वही पाप अब विकराल रूप लेकर सामने आ चुका है। आखिर क्या था इस सोसाइटी का रहस्य? क्या गुनाह किया इन सब लोगों ने? धीरज, पनवेलकर और सोसाइटी के लोग उज्जवल से क्या छुपा रहे थे? सभी सवालों के सस्पेंस को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। उस पाप के कारण हम शर्म के मारे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकते। हमें डर रहता है कि कहीं तुम हमारी आंखों में झांककर हमारा राज न जान लो। हम नहीं चाहते कि तुम तीनों जो अभी नए नए आए हो इस सोसाइटी के काले राज के दलदल में डूब जाओ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम यह राज अपने सीने में दफन रखेंगे, इसलिए मैं तुम्हें सब सच नहीं बता पाऊंगी। बस इतना ही कहूंगी कि इस जगह को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम बेवजह पल्लवी के क्रोध का शिकार हो जाओगे। जब पार्वती यह सब बोल रही थी, तब वह उज्जवल की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। उज्जवल को इसी से पता चल गया था कि पार्वती सच कह रही थी। उनकी आंखों में वह भय देख पा रहा था जिसने इस पूरी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तभी उज्जवल अचानक ही अपने विचारों की दुनिया से असलियत की जमीन पर आ गया। नीचे शोर बढ़ चुका था और भीड़ पहले से अधिक हो गई थी। उज्जवल नीचे उतरा और उस भीड़ के पास खड़ा हो गया। भीड़ में लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वे भी कंफ्यूज थे कि मामला क्या था। तभी भीड़ से मृणाली बाहर निकली और उज्जवल के करीब खड़ी हो गई। उज्जवल ने मृणाली से कभी बात नहीं की थी, इसलिए उससे बात करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। उज्जवल को लगा कि शायद मृणाली इस बारे में कुछ जानती हो। काफी समय तक अपने मन में विचार करने के बाद आखिरकार उज्जवल मृणाली से पूछ ही पड़ा, नमस्कार मिसेस बर्मन, मैं उज्जवल मलिक, आपका पड़ोसी हूं। बस अभी अभी आया हूं। इतना कहकर उज्जवल की बोलती बंद हो गई। उसने मृणाली की तरफ देखा तो पाया कि वह उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे उज्जवल को हौसला मिल गया और वह बोला, मिसेस बर्मन, क्या आपको पता है कि यह सब क्या हो रहा है? मृणाली मधुर आवाज में और साफ लहजे में हिंदी में बोली, नमस्कार उज्जवल जी, हम पड़ोसी होने के बावजूद इतने दिन बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये काफी अजीब है, पर जो हुआ वह बेहद दुखद है। हमारे फ्लोर की मिस मूर्ति थी ना, वह भी जलकर मर गई। क्या? यह सुनकर उज्जवल के मुंह से यह शब्द फूट पड़ा। उसे एक गहरा झटका लगा। मृणाली दुख भरे स्वर में बोली, आंटी बहुत अच्छी थीं। अभी कल ही कह रही थीं कि मैं यहां से चली जाऊं अपने पति के साथ कहीं दूर। यह राक्षस रूपी सोसाइटी सबको निगल जाएगी। उज्जवल के चेहरे पर अब गम और खौफ के भाव उमड़ आए थे। उसने अपनी दाईं तरफ सोसाइटी की इमारत को देखा तो रात के अंधेरे में वह सचमुच उसे राक्षस जैसी लग रही थी। पूरी रात उज्जवल सो नहीं पाया था। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी, फिर भी वह बस बिस्तर पर पड़ा रहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने पास की मेज पर से लैपटॉप उठाया और उस पर कुछ ढूंढने लगा। मुझे यह अक्ल पहले क्यों नहीं आई? कितना मूर्ख हूं मैं। मन में यह कहते हुए उसने खुद को ही एक थप्पड़ मारी। लैपटॉप पर उसने सियाराम सोसाइटी अंधेरी मुंबई सर्च किया और उससे संबंधित लेख उसके सामने आ गए। अभी कुछ दिन पहले ही वह इंटरनेट की पहुंच देखकर चौंक गया था और अब वह खुद ही भूल गया था कि इसकी कितनी ताकत होती है। एक साल पहले के कई लेख थे जिनमें से उसने एक को पढ़ना शुरू किया जो कुछ ऐसा था
कल मुंबई के अंधेरी में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। अंधेरी के सियाराम सोसाइटी में एक दंपत्ति की जलकर मौत हो गई। जब तक उन्हें सहायता मिली तब तक वे दोनों बुरी तरह झुलस चुके थे और मर चुके थे। इस घटना में सबसे दुखद बात यह थी कि उनका एक बच्चा भी था जो करीब 1 माह का था, जो किस्मत से बच गया। आग का कारण पुलिस ने शॉर्ट सर्किट बताया है। आग उनके कमरे से फैलकर उसी फ्लोर तक रही। अन्य निवासी वक्त रहते बचकर निकल गए थे। सरकार ने मृतकों के परिजनों और जिनके घर को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजे की घोषणा की है। उज्ज्वल ने अन्य लेख भी पढ़े, पर उनमें लगभग यही बात लिखी थी। उस दंपत्ति का नाम तो नहीं दिया गया था, पर उज्ज्वल को याद आया कि पार्वती आंटी किसी पल्लवी के क्रोध की बात कर रही थीं। उसने अनुमान लगाया कि इस सोसाइटी को डराने वाली वह भूतनी पल्लवी ही है, और उस दिन जो जलकर मरे वे पल्लवी और उसका पति थे। पर उनका वह बालक, उसका क्या हुआ? मुझे पहली रात एक शिशु के रोने की आवाज आई थी। कहीं वह पल्लवी का बच्चा तो नहीं था, पर लेख के अनुसार वह जीवित बच गया था। शायद पल्लवी या उसके पति के रिश्तेदार उसे अपने साथ ले गए होंगे। पर फिर वह बालक कौन था उस रात? कहीं वह अपने बच्चे की तलाश में किसी और के बच्चे को तो नहीं उठा लाई थी? ऐसे कई सवाल उसके मन में फूट पड़े, पर उनके उत्तर उसके पास नहीं थे। वह उठा और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अब अदिति ही थी जो उसके सवालों का जवाब दे सकती थी। उस मंद रोशन डरावने गलियारे में वह यही सोचता रहा कि वह इन सब में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है। उसे तो यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए था, पर क्यों वह इस झमेले में और गहराई में जा रहा है? उत्तर में उसे अपने मन से बस खामोशी मिली। करीब 2 फ्लोर चढ़कर वह अदिति के कमरे तक पहुंचा। रात को एक अविवाहित लड़की से मिलना सही बात नहीं थी, और यदि उसे कोई देख लेता तो मुसीबत हो जाती। पर उज्ज्वल ने इन ख्यालों को झटक दिया और अदिति की डोरबेल दबाई। उसे बेबुनियाद अफवाहों से ज्यादा अपने सवालों के जवाब पाने की चाह थी। कुछ समय बाद अदिति ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे को देखकर उज्ज्वल को पता चल गया कि वह जाग रही थी और शायद उसी के इंतजार में थी। उज्ज्वल को देख उसने कहा, मुझे पता था तुम आओगे। आओ अंदर, मृणाली भी है। मृणाली? यह नाम सुनकर वह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मृणाली भी इन सब में शामिल होगी। अदिति के अपार्टमेंट में बस हल्का सा उजाला था। दीवारों पर कई अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो उस हल्की रोशनी में डरावनी लग रही थीं। हॉल में सोफे पर मृणाली बैठी थी और उसके आगे कुछ अजीब सी सामग्री पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर उज्ज्वल एक झटके में ही समझ गया कि वह जादू टोने की सामग्री थी। नींबू, मुर्गे की टांग, कुछ अजीब से जड़ फूल और भी न जाने क्या क्या। मृणाली एक धागा लिए आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रही थी। उज्ज्वल की आहट पाकर उसने आंखें खोल लीं और उज्ज्वल की तरफ देखते हुए बोली, नमस्कार उज्ज्वल जी, आपको देखकर लग रहा है कि आप सो नहीं पाए ठीक से। उज्ज्वल ने आश्चर्य के साथ कहा, यह सब क्या हो रहा है? जब से यहां आया हूं एक के बाद एक चौंकाने वाली चीजें हो रही हैं। आखिर माजरा क्या है? इतने में अदिति भी आकर बैठ गई। उसने कहा, वही जानने मैं भी यहां आई थी। मृणाली को मैं पहले से ही जानती थी, जो मेरी तरह ही पैरानॉर्मल की जानकार थी। उन्हें जादू और टोने का भी ज्ञान है। इत्तेफाक से मृणाली के पति इसी सोसाइटी के थे, इसलिए हमने मिलकर इसकी जांच करने का फैसला लिया। उज्ज्वल उत्सुक होते हुए बोला, तो कुछ पता चला तुम्हें दोनों को? अदिति ने कहा, हां, काफी कुछ, पर कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं। जैसे पल्लवी, तुम्हें बताया मैंने उसके बारे में? उज्ज्वल बोला, बताया तो नहीं, पर मैंने पढ़ा था नेट पर। आगे बताओ। अदिति ने बोलना जारी रखा। अच्छा, ग्रेट। हां, तो पल्लवी की आत्मा कैद थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि वह आजाद हो गई। उसके बाद वह अपने कातिलों को एक एक कर मारने लगी, और यह शुरू हुआ उस दिन जिस दिन मैं यहां रहने आई थी। मृणाली, जो यह सब सुन रही थी, बोली, मेरी एक थ्योरी थी, पर उसके लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास। जिस दिन अदिति आई थी उस दिन मैंने उसे एक अभिमंत्रित नींबू दिया था उसकी रक्षा के लिए। अब वह उज्ज्वल की तरफ मुड़ी। साथ ही एक नींबू तुम्हारे दरवाजे के बाहर भी रख दिया था, पर अगली सुबह वह नींबू मुझे बुरी तरह से फटा हुआ मिला, जैसे वह बम की तरह फट गया हो। उसका सामना एक खतरनाक शक्ति से हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि पल्लवी उज्ज्वल के पास आई थी और उस अभिमंत्रित नींबू ने उसे रोक दिया। 2 विपरीत शक्तियों के टकराव से वह नींबू फट गया होगा,
पर अब मुझे लग रहा है कि उस टकराव से पल्लवी को कैद करने वाला वह जादू भी टूट गया। उज्जवल अब भी कंफ्यूज लग रहा था। वह बोला, पर पल्लवी को किसने कैद किया था और क्यों? आखिर इस सोसाइटी के लोगों का इन सब से क्या वास्ता? अदिति बोली, इससे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा समय में। उज्जवल उस रात कैसे बचा, यह तो आपको पता चल गया। साथ ही पल्लवी के साथ क्या हुआ था यह भी। अब बचा है मुख्य सवाल कि पल्लवी की मौत के पीछे सोसाइटी वालों का क्या हाथ था। सब राज खुलेंगे अब एक एक करके। अदिति बोलती रही। इस सोसाइटी की स्थापना श्री सियाराम यादव ने की थी, जो एक व्यवसायी थे। उस समय भारत में हाउसिंग सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए ही उन्होंने ऐसी कई सोसाइटी बसाई थी। इसलिए सोसाइटी की स्थापना के बाद श्री सियाराम जी द्वारा सोसाइटी के प्रबंधकों को फंड्स मिलते थे सोसाइटी को चलाने के लिए। क्योंकि उस समय भारत में हाउसिंग सोसाइटी का अधिक प्रचलन नहीं था और उनका शुरुआती वर्षों में बंद पड़ जाने का भय होता था, इसलिए सियाराम जी इन फंड्स के जरिए इन सोसाइटीज को चलाए रखने का प्रयास कर रहे थे। पर जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई, इससे पहले वह इन फंड्स पर रोक लगा सके। इसलिए उनका ट्रस्ट ये फंड्स बिना रोक के सियाराम सोसाइटी को देता रहा। समय बदला और लोग भी बदले और उनके मन भी वक्त के साथ बदलते गए। लालच आ गया सभी के मन में। सोसाइटी के प्रबंधक उस फंड्स का एक हिस्सा अपनी जेब में डालने लगे और कोई अपना मुंह न खोले, इसलिए वह उस फंड्स को सोसाइटी के अन्य निवासियों से भी बांटने लगे। सभी लुटेरे बन गए। इन फंड्स का एक भाग सुरक्षा का था। क्योंकि इसका पैसा सोसाइटी के निवासियों की जेब में जाने लगा, इसलिए सोसाइटी की इमारत में सुरक्षा संबंधी काम ही नहीं हुए। पल्लवी और कार्तिक करीब 2 वर्ष पहले सियाराम सोसाइटी आए थे रहने को। शादी के बाद सोसाइटी के लोगों ने उन्हें इन फंड्स की हेराफेरी के बारे में नहीं बताया था। समय बीता और कार्तिक और पल्लवी को एक बेहद सुंदर पुत्र हुआ। उनके पुत्र के जन्म से कुछ माह पहले ही पल्लवी की बहन प्रमिला अपने पति धीरज के साथ यहीं आ गई थी रहने को। उज्जवल आश्चर्य से बोला, क्या धीरज, यानी धीरज कनौजिया? अदिति भावहीन स्वर में बोली, हां वही। कार्तिक और पल्लवी की मृत्यु के बाद वही उनके पुत्र मानव उर्फ मोनू को पाल रहे हैं। हां, तो उस घटना वाले दिन कार्तिक और पल्लवी बाहर जाने वाले थे और उन्होंने मानव को उसकी मौसी को सौंप दिया था। क्योंकि इमारत में सुरक्षा संबंधी काम हुए ही नहीं थे, इसलिए वर्षों पुराने तार ही उपयोग किए जा रहे थे, जिन्होंने शॉर्ट सर्किट होने पर आग पकड़ ली और वह आग पूरे कमरे में फैल गई। देखते ही देखते कार्तिक और पल्लवी उस आग की चपेट में आ गए और तड़प तड़प कर मर गए, इन पैसे के भूखे सोसाइटी के निवासियों के कारण। उज्जवल बोला, पर जब यह सब पता ही है तो पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, कोई कुछ बताएगा तो ना। सभी निवासियों ने अपना अपना मुंह बंद रखा और फिर शायद टेबल के नीचे से कुछ पैसे देकर जांच बंद करवा दी। पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा मान लिया, जो भारत में काफी आम है। किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस की बात मान ली। उज्जवल अब प्रश्न भरे नेत्रों से अदिति को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें यह बात कैसे पता चली? अदिति ने मृणाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मृणाली जिस दिन से यहां रहने आई थी, उस दिन से ही उसे अजीब से सपने दिखने लगे थे। उनमें उसे कुछ चेहरे दिखते, जिन्हें पहचानने में उसे समय नहीं लगा, क्योंकि वे सब सोसाइटी के निवासी ही थे। उन सपनों में उसे ब्रजेश, फरहान और पार्वती नोटों की गद्दी के साथ भी दिखे थे, और फिर आग में जलती एक भयानक आत्मा भी। हम दोनों समझ गए कि ये जरूर कुछ हिंट्स थे जो ऊपर वाला हमें दे रहा था इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। अब मृणाली बोली, और जब पार्वती आंटी ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था तो मैंने यह बात छेड़ दी। मुझे अपने पति से पता चल गया था कि 1 साल पहले पार्वती सोसाइटी मैनेजमेंट की मुख्य सदस्य थी। मैंने बस अंदाजे से कहा, क्या आपने अपने पद का धन प्राप्ति के लिए गलत उपयोग किया था? तो यह सुन वह सहम गई। उन्हें लगा कि मैं इस बारे में थोड़ा बहुत जान चुकी थी, तो उन्होंने तोते की तरह ट्रस्ट के द्वारा दिए जाने वाले फंड्स के गबन की दास्तां सुना दी। उज्जवल बोला, आईसी, इस सोसाइटी के सदस्यों ने जो पैसे सोसाइटी की देखभाल के लिए उपयोग करने चाहिए थे, उन्हें खुद की जेब में भर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पल्लवी और उसके पति की मृत्यु हुई। पल्लवी की रूह को यह बात किसी कदर पता चल गई कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सोसाइटी के निवासियों के लालच और लापरवाही के कारण हुई थी। वे सभी जानते थे कि इमारत में सुरक्षा और मेंटेनेंस जरूरी होता है। यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बावजूद भी एक तरह से यह हत्या ही हुई, इसलिए अब वह बदला ले रही है।
पर वह 1 साल तो रुकी क्यों रही इसके लिए? मृणाली ने जवाब दिया, पार्वती आंटी के अनुसार पल्लवी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही उसकी आत्मा आकर धीरज और प्रमिला को सताने लगी। वह अपना बच्चा मांगने लगी उनसे और कहने लगी कि वह इस पूरी सोसाइटी को जला देगी। फिर पल्लवी की रूह अन्य निवासियों को भी दिखने लगी। इसलिए उस समय सोसाइटी के सेक्रेटरी ब्रिजेश अहीरवाल ने एक तांत्रिक का सहारा लिया। उसने पल्लवी पर कोई बंधन बांध दिया, जिस कारण वह सोसाइटी के निवासियों पर हमला नहीं कर सकती थी। पर क्योंकि तुम दोनों इस सोसाइटी में किराए पर रहने आए हो, इसलिए शायद वह बंधन तुम दोनों की रक्षा नहीं कर पाता, और इसी कारण मैंने तुम दोनों के रक्षण के लिए वह अभिमंत्रित नींबू तैयार किया था, जिसके कारण ही उस तांत्रिक का बंधन भंग हो गया शायद। अब क्योंकि वह आजाद हो गई है, तो वह अपने कातिलों से बदला ले सकती है। इसके बाद तीनों के बीच खामोशी रही। एकाएक उज्जवल बोला, तो अब क्या हम पुलिस और मीडिया को इन सब के बारे में बता दें? तब शायद इन सभी को अपनी करने की सजा मिलेगी और पल्लवी की आत्मा शांत हो जाएगी। मृणाली बोली, यह इतना आसान नहीं है उज्जवल। बदले की आग में जलती आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होती। सब जलाकर भी उसे शांति नहीं मिलेगी। अदिति बोली, नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। वह अपने पुत्र से बेहद प्रेम करती है और अब वह उसकी बहन के पास है। सोसाइटी वाले मानव को ढाल की तरह उपयोग कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब धीरज और प्रमिला ही मानव के लीगल कस्टोडियन हैं और वह सोसाइटी वालों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यही होगा। उज्जवल क्रोध भरे स्वर में बोला, अगर वे सभी ऐसा सोच रहे हैं तो ये लोग तो बहुत बड़े नीच हैं। पर प्रमिला और धीरज तो पल्लवी के रिश्तेदार हैं। वह पल्लवी का साथ देने के बजाय इन दुष्टों का साथ क्यों दे रहे हैं? अदिति बोली, यह उन कुछ सवालों में से एक है जिनका जवाब मुझे नहीं मिल सका। शायद वे दोनों भी पल्लवी की रूह से डरे हुए हैं, या फिर सोसाइटी वालों ने उन्हें डरा रखा है। चाहे जो भी हो, वह मासूम बच्चा इनमें फंस चुका है। इस समस्या का कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले बात बिगड़े, उज्जवल, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा है यहां। पर उज्जवल इतना ही बोल पाया था कि अदिति ने उसकी बात काट दी। पहली बार उज्जवल ने अदिति को गंभीर रूप में देखा। वह बोली, देखो उज्जवल, यह कोई आम समस्या नहीं है। यहां रूहानी शक्तियों की बात चल रही है। ये शक्तियां अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती हैं और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। उज्जवल आगे कुछ भी नहीं कह सका। वह सहायता तो करना चाहता था, पर चाहकर भी नहीं कर सकता था। इन अलौकिक शक्तियों के सामने उसका कहा जोर था। मायूसी के साथ वह उठ खड़ा हुआ अपने घर जाने के लिए। तभी मृणाली ने उसे रोका और कहा, रुकिए उज्जवल जी, पहले इसे बंधवा लीजिए। मृणाली ने उज्जवल के दाएं हाथ पर एक लाल धागा बांध दिया और कहा, यह अभिमंत्रित धागा आपकी रक्षा करेगा। उज्जवल वहां से चला गया। उसे काफी बुरा लग रहा था। पल्लवी के साथ जो हुआ वह जानकर, और शायद उसे कभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा, इस ख्याल से भी। उज्जवल उतर ही रहा था कि अचानक उसे एक ख्याल आया। वह वहां से अपनी मंजिल से ऊपर की मंजिल पर गया। थोड़ी तलाश के बाद उसे धीरज का अपार्टमेंट मिल गया। उसने डोरबेल बजा दी। द्वार फौरन ही खुल गया और खोलने वाला धीरज ही था। उज्जवल को अपने सामने देख वह चौंक गया बुरी तरह। कुछ कहने के लिए उसने अपना मुंह खोलना चाहा, पर उज्जवल ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया, मुझे पल्लवी के बारे में तुमसे बात करनी है। मुझे सब पता चल गया। धीरज ने उसे अंदर बुला लिया। उज्जवल धीरज की हालत देखकर समझ गया था कि वह भी उसी की तरह सो नहीं पाया था। अपने कमरे में उज्जवल को एक कुर्सी पर बिठाते हुए धीरज बोला, बोलो क्या बात करनी है? उज्जवल बोला, जब तुम्हें इस सोसाइटी के भ्रष्टाचार के बारे में पता चला तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बता दिया सब कुछ? पल्लवी तुम्हारी पत्नी की बहन थी, तुम रिश्तेदार थे, फिर भी तुम चुप रहे। धीरज ने अब तक अपनी सिगरेट सुलगा ली थी। वह कश भरते हुए बोला, मुझे पता था कि यह बात कभी छुपी नहीं रहेगी और एक दिन बाहर आ ही जाएगी। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है, क्योंकि वह हादसा होते हुए नहीं देखा था तुमने। तुम्हें उसका दर्द और भय नहीं पता। मैंने अपनी आंखों के सामने ही अपनी साली और मेरे साढ़ू को जलकर मरते देखा था। उनकी चीखें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। वे मुझसे मदद की गुहार लगाते रहे, पर मैं बुत बना बस उन्हें मरते देखता रहा। उनकी सहायता के लिए मैंने पास ही दीवार पर टंगा अग्निशामक यंत्र चलाना चाहा, पर वह यंत्र खाली था
एक नकली यंत्र था जांच अधिकारियों को धोखा देने के लिए। पर फिर इस हादसे के कुछ दिन बाद पल्लवी की रूह आई और हमसे मोनू को मांगने लगी और कहने लगी कि वह हमें मार देगी। मेरी बात अलग थी, पर वह अपनी सगी बहन प्रमिला तक को मारने की बात कह रही थी। मैं बहुत डर गया था उस रात के बाद से। मुझे मोनू और प्रमिला की फिक्र सताने लगी। उन दोनों का इस हादसे में कोई हाथ नहीं था, फिर भला प्रमिला को वह क्यों मारना चाह रही थी? और मोनू तो एक बालक है, मैं उसे यूं ही एक भूतनी को नहीं सौंप सकता था ना। फिर कुछ दिन बाद मुझसे सोसाइटी वालों ने संपर्क किया और सब बता दिया। उस समय मुझे बहुत क्रोध आया और उन्हें जान से मारने का मन किया, पर उन्होंने कहा कि वह पल्लवी की रूह से हमारी रक्षा का एक मार्ग जानते थे। उसके लिए हमें उनका साथ देना था और मैं मान गया था। उज्जवल धीरज की कथा से बिल्कुल भी भावुक नहीं हुआ। वह सर्द भाव में बोला, और अब तुम सब मानव का उपयोग करोगे ना बचने के लिए, है ना? धीरज आंखें फेरते हुए बोला, हां। उज्जवल गुस्से में बोला, अभी तुम कह रहे थे कि तुम मोनू की जान खतरे में नहीं डाल सकते और फिर उसी का उपयोग कर खुद की जान की रक्षा करने वाले हो। बहुत बड़े कमीने हो तुम सब। आखिर क्या करने वाले हो तुम सब? धीरज बोला, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। मुझे पता है कि मैं इस दुनिया का सबसे नीच इंसान हूं। मैं अपने सामने अपने सबसे अच्छे मित्रों को मरने से बचा न सका। उस दिन से मेरी इंसानियत भी लुप्त हो गई थी। जो थोड़ी बहुत बची है वह मुझे धिक्कारती है अब भी। मैं मोनू की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। भले ही वह मेरा पुत्र नहीं है, पर मैं उसे अपनी औलाद ही मानता हूं। अगर उसके जरिए उसकी खुद की और हम सबकी जान बच सकती है तो मैं वह मार्ग जरूर उपयोग करूंगा। उज्जवल अब और गुस्से में आ गया था। वह चिल्लाकर बोला, आखिर तुम लोग क्या करने वाले हो उसके साथ? उज्जवल के चिल्लाने से पास के कमरे में सो रहा मोनू जाग गया और रोने लग गया। इससे उज्जवल थोड़ा हड़बड़ाया। धीरज बोला, अब चले जाओ यहां से, हमारी बात यहीं खत्म होती है। उज्जवल ने उसी क्षण वहां से चला गया। उज्जवल बालकनी में खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था। हेलो परमिंदर, हां मुझे किराए पर कमरा चाहिए, जल्द से जल्द। कुछ हो सकता है? अरे हो जाएगा, मेरे पास आपके लायक कमरे कई हैं। व्हाट्सएप कर देता हूं, अभी देख लेना चुन चुन के। पर मुझे शांत लोकेशन चाहिए। वह भी मिल जाएगा, बस मेरा कट मत भूलना चुन चुन के। हां वह भी मिल जाएगा, बस ये काम जल्द से जल्द कर देना। यह कहकर उज्जवल ने फोन काट दिया। कल रात के बाद उज्जवल ने अदिति का कहा मानना ही सही समझा और इस सोसाइटी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उज्जवल अपने फैसले के बारे में बताने के लिए अदिति के पास गया तो उसके अपार्टमेंट के द्वार पर ताला लगा पाया। क्या वह भी चली गई इस जगह को छोड़कर? यह प्रश्न उसके मन में उठा। उसके पास अदिति का नंबर भी नहीं था, सो वह वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। मृणाली से अदिति के बारे में पूछने का ख्याल आया, पर फिर उसने नहीं पूछना बेहतर समझा। वापस आकर वह अपने काम में लग गया। सूर्य अस्त हो चुका था। आसमान में हल्के नारंगी, लाल और पीले रंग में चमकती रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। इस समय तक पंछी भी आराम हेतु अपने अपने वृक्ष पर आकर बैठ गए थे, पर जानवरों में एक छठी इंद्री होती है जिससे वे आने वाले संकट को भांप लेते हैं। अचानक ही आराम फरमा रहे ये पक्षी बेचैन हो हवा में मंडराने लगे। वे किसी अनहोनी का संकेत देते हुए कर्कश स्वर में अपने गीत से पूरे शहर को सचेत करने का प्रयास करने लगे। सियाराम सोसाइटी का यह इलाका शाम तक शांत हो जाता था, पर आज वह शोर में डूब चुका था। तभी एक मानव आकृति सोसाइटी के कंपाउंड में कदम रखती है। उससे निकलती ऊर्जा से अब कुत्ते भी डरकर भौंकने लगे उसकी तरफ, पर वह डरा नहीं और सीधे चला गया सीढ़ियों की तरफ, जहां अंधेरे में छुपे कई मनुष्य अचानक ही प्रकट हुए और उन्होंने उस व्यक्ति का स्वागत किया। पीछे एक कोने में एक व्यक्ति छटपटा रहा था। वह बंधा हुआ था रस्सियों से, साथ ही उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। वह भीड़ उस अजनबी व्यक्ति को ले सोसाइटी की इमारत में कहीं गायब हो गई। पीछे जो कुछ लोग बचे थे वे उस बंधे हुए व्यक्ति को अपने साथ कहीं ले गए। उज्जवल काफी समय तक अपना काम करता रहा। उसकी नींद पूरी न होने के कारण वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अपना काम खत्म कर और हल्का भोजन कर वह शाम को जल्द ही सो गया, नींद की गोली खाकर। उन गोलियों ने काम किया और उज्जवल जल्द ही नींद के दरिया में तैरने लग गया। कई घंटों की सुखद नींद के बाद अचानक ही वह जाग उठा, बच्चे की जबरदस्त रोने की आवाज की वजह से। ठीक ऐसी आवाज ने उसे जगा दिया। आवाज काफी तेज थी और किसी शिशु की लग रही थी।
इसी के साथ उसे काफी गर्मी भी लग रही थी। वह पसीने से नहा चुका था। बाहर कुत्तों के भौंकने की और कौवों के काय काय की आवाज लगातार आ रही थी, जिसने माहौल को डरावना बना दिया था। उसे बेचैनी सी लगने लगी। अचानक ही उज्जवल को याद आया, लगभग ऐसा ही कुछ उस रात को भी हुआ था। उसकी पहली रात इस सोसाइटी की। कोई शिशु रो रहा था उस रात भी, पर तब की बात अलग थी। तब वह उस बालक से अनजान था। वह इस आवाज को पहचान गया था। यह मोनू था। कल रात को उसने मोनू के रोने की आवाज सुनी थी। क्योंकि धीरज उसके ही ऊपर के फ्लोर पर रहता था, इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाज वहीं से आ रही थी। उज्जवल ने अपनी रक्षा के लिए अपनी गोल्फ स्टिक उठाई और ऊपर चल दिया। गलियारा सुनसान था और सीढ़ियां खाली थीं। वह उस रात की तरह ही धीरज के आने की अपेक्षा कर रहा था, जो हुआ नहीं। पर जब उज्जवल ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा और उसने गलियारे में झांक कर देखा, तो वह वहीं ठिठक गया। ठीक वही एक तांत्रिक जैसे व्यक्ति खड़ा था, मानो वह उसे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी मोटी और लंबी मूछें भयानक थीं। उसकी आंखों में काजल था, जो उसकी काली आंखों को किसी कुएं की तरह गहरा बना रहा था, और त्वचा पर उसकी राख मली हुई थी, जिसे देख लग रहा था कि वह जीवित नहीं बल्कि मुर्दा है। उज्जवल के शरीर ने बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया की और उसने अपनी गोल्फ स्टिक घुमाकर उस तांत्रिक को मार दिया। वह तांत्रिक एक ही वार में बिना अधिक आवाज किए वहीं ढेर हो गया। उज्जवल ने गोल्फ सीखने की सोची थी, पर वह जल्द ही उससे उब गया था। वह यही सोचता रहा कि भविष्य में पुनः प्रयास करेगा, पर फिर वह भूल ही गया अपनी इस इच्छा के बारे में। उसका थोड़ा बहुत गोल्फ सीखना आज काम आया। उज्जवल दबे पांव पर तेजी से गलियारे में दाखिल हुआ। सभी कमरे बंद और खामोश थे, पर एक कमरा था जिसका द्वार खुला हुआ था और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। मोनू के रोने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। वह रूम नंबर 201 था, ठीक उज्जवल के ऊपर के फ्लोर पर। जब उज्जवल ने अंदर कमरे में झांका तो दंग रह गया। वह कमरा तंदूर की तरह दहक रहा था। चारों तरफ आग ही आग थी और सामने हॉल में एक आग का भंवर सा उठ रहा था। इसी के समीप सहमा और बिलखता हुआ पड़ा था मोनू। उज्जवल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वह वहीं रुक गया। वहां एक असाधारण प्रकार की असहनीय गर्मी थी। कमरे में कुछ कदम दाखिल होने पर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसकी चमड़ी अभी जल जाएगी। वह पीछे हट गया। उसके लिए अंदर जाना एक नामुमकिन काम बन गया था। खौफ ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। अब तक उसने वापस जाने का फैसला लिया। उज्जवल अच्छे से समझ गया था कि जो उसके सामने हो रहा है वह अलौकिक चीज है, जिसका सामना उसके जैसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। पर मोनू के रोने की आवाज आती रही। वह वहां से भागना तो चाहता था, पर फिर उसका मन उसे रोक देता था। आखिरकार मन की जीत हुई और वह बजरंगबली का नाम लेकर अंदर की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। वह आग की दीवार को चीरता हुआ अंदर गया, जिस कारण उसके कपड़े आग पकड़ लिया था। जलन के मारे वह चिल्लाने लगा, पर अचानक ही वह आग और जलन कहीं गायब हो गए। इसी के साथ वह गर्मी भी। उज्जवल को काफी आश्चर्य हुआ इस बात का। पूरा कमरा आग में जल रहा था, पर अब उसे गर्मी नहीं लग रही थी, बल्कि सामान्य लग रहा था। पास में ही जलती हुई आग में उसने अपना हाथ डाला तो आश्चर्य से उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि उसे गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ। तभी उसने अपने हाथ में बंधे उस अभिमंत्रित धागे को चमकते हुए देखा और वह समझ गया कि यह इसी का कमाल था। वही है जो उसे इस भयंकर आग से बचा रहा था। सामने पड़े मोनू को अपनी गोद में उठा उज्जवल ने उस कमरे से भागने का जैसे ही प्रयास किया, तभी वहां वह आग का भंवर उसके सामने आ गया और देखते ही देखते वह एक औरत में तब्दील हो गया। उस औरत का पूरा शरीर आग में जल रहा था और वह भयानक लग रही थी। वह गरजते हुए बोली, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। उज्जवल समझ गया कि यह बला असल में पल्लवी ही थी। पहली बार अपने जीवन में एक भूतनी का साक्षात्कार करने के कारण उज्जवल के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। भय ने उसे पाषाण बना दिया था। पर उसी समय एक रौबदार आवाज आई जो उज्जवल को होश में ला पाई। वह वही भयानक तांत्रिक था जो अपना खून से सना माथा पकड़े हुए 201 के द्वार तक आ गया था। वह बोला, लड़के, उस बालक को वहीं छोड़ दे, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। फिर न तो तू बचेगा और न कोई और। छोड़ दे इसे वहीं। उज्जवल कांपते हुए स्वर में बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा मोनू को।
तुम्हें ये सोसाइटी वाले ही लाए होंगे ना अपने काले राज को दफन करने के लिए। बोलो, क्या करने वाले हो तुम मोनू के साथ? वह तांत्रिक दहाड़ते हुए बोला। अरे मूर्ख लड़के, यहां कई लोगों की जान दांव पर लगी है। एक गलती और यह सबको भस्म कर देगी। तू शायद ऐसे नहीं मानेगा तो तुझे बता ही देता हूं। यह एक खास अनुष्ठान है जिसमें मैं इस भूतनी को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा इस कमरे में। इस भूतनी को इस कमरे में लाने के लिए ही मैंने इस बालक का उपयोग किया है, ताकि इसकी चीखें सुनकर यह इस घेरे में आ जाए। जब तक वह बच्चा वहां रहेगा तब तक वह भूतनी वहां से नहीं हिलेगी और सोसाइटी के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरा अनुष्ठान समाप्त होते ही यह भूतनी सदैव के लिए यहीं कैद हो जाएगी। पर उज्जवल ने तांत्रिक की चेतावनी नहीं मानी और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तांत्रिक ने उज्जवल को रोकना चाहा, पर उज्जवल ने उसे एक जोरदार लात से हटा दिया। तांत्रिक कराहता हुआ एक कोने में पड़ गया। उज्जवल मोनू को लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। मोनू अब भी रो रहा था और पल्लवी भी चीखते हुए 201 से निकलकर गलियारे में आ गई थी। उनकी चीख से सभी निवासी अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गए। तांत्रिक को जमीन पर पड़ा देख और पल्लवी को आजाद देख सभी के मुंह से खौफ भरी चीखें निकल गईं। पल्लवी ने उन्हें देखते ही अपनी अग्नि से भून डाला। वह अन्य लोगों को भी भुनने ही वाली थी कि पीछे से तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसे रोक दिया। पल्लवी का ध्यान अब तांत्रिक की तरफ चला गया। दोनों में जादुई शक्तियों की घमासान लड़ाई छिड़ गई, जिसके कारण आग चारों तरफ फैलने लगी। वहीं मोनू को लेकर उज्जवल भाग ही रहा था कि पल्लवी से बचकर भाग रहे निवासी अब उसे पकड़ने भागने लगे। पूरी ताकत के साथ उज्जवल दौड़ा और सीढ़ियों की तरफ पहुंचा, पर वहां पहले से ही दर्जन भर लोग खड़े थे। उज्जवल को उन्होंने दोनों तरफ से घेर लिया और बड़े आसानी से उस पर हावी होकर मोनू को छीन लिया। फिर उज्जवल की पिटाई कर उसे अपने साथ ले गए नीचे। ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक स्टोर रूम था, जहां उन्होंने उज्जवल को रस्सियों से बांध डाला। उज्जवल भरसक प्रयास करता रहा खुद को छुड़ाने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसका ध्यान कराहने की आवाज पर गया। मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसी की तरह एक और शख्स बंधा पड़ा था। ध्यान से देखने पर उज्जवल पहचान गया कि वह और कोई नहीं बल्कि सेक्रेटरी पम्वेलकर थे। उज्जवल अब तक यही सोचता रहा कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड सुदर्शन पम्वेलकर थे, पर वह खुद यहां बंधे पड़े थे। तभी एक व्यक्ति डरा हुआ सा हफ्ते हुए स्टोर रूम में आया और उज्जवल को बंधक बनाने वालों से बोला, शैलेश जी, आग बुरी तरह फैल रही है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। उप सचिव शैलेश कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, अब तो इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे। अच्छा जाओ, उस तांत्रिक को कहो कि जल्द से जल्द उस भूतनी को कैद करे। शैलेश का ही एक आदमी उज्जवल और सुदर्शन की तरफ देखते हुए बोला, पर फिर इन दोनों का क्या? शैलेश बोला, इन्हें यहीं मरने दो, क्योंकि अगर ये बचे तो सब भांडा फोड़ देंगे, फिर न तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे और न जेल से बच पाएंगे। यह कहकर वह सभी स्टोरेज से चले गए। उज्जवल छटपटाता रहा और चिल्लाने का प्रयत्न करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही धुआं स्टोरेज में भरने लगा। अब उज्जवल और पम्वेलकर दोनों ही सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी हर सांस के साथ वह जहरीली गैस उनके फेफड़ों में दाखिल हो रही थी। ऑक्सीजन के लिए उनका शरीर तड़पने लगा और कुछ ही समय में उज्जवल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उज्जवल की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में एक बिस्तर पर पाया। उसके पास ही अदिति बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसे देख उज्जवल चौंक गया और उठते हुए बोला, मैं यहां और तुम कहां? यह सब क्या? अदिति मुस्कुराकर बोली, जब तुम हीरो बनकर सीधे उनसे लड़ने गए थे बेवकूफों की तरह, उस समय मैं पुलिस के साथ थी। मैंने अपनी अक्लमंदी से जो सबूत इकट्ठा किए थे वह मैंने इंस्पेक्टर श्रद्धेय को सौंप दिए। उन्होंने फौरन काम किया, जल्द ही वारंट निकलवाया। शाम तक हमें वारंट मिल गया था। बस हम सोसाइटी वालों को रंगे हाथों पकड़ने ही वाले थे कि तुमने सब सत्यानाश कर दिया। यह सुन उज्जवल के चेहरे पर भय तैरने लगा। वह बोला, क्या मेरी वजह से सब भाग निकले? ओह, मैंने यह क्या किया? क्या मोनू सही सलामत है और मेरे साथ पम्वेलकर भी तो थे? अदिति बोली, नहीं, सब बचकर निकल तो नहीं पाए, बस उस आग में लगभग सब जलकर मर गए। मैं चाहती थी कि उन सभी दुष्टों को जीते जी ही सजा मिले, पर चलो यह भी ठीक है कि पल्लवी ने उन सभी से अपना बदला ले लिया। रही मोनू की बात तो वह सुरक्षित है, धीरज ने उसे बचा लिया था। उसी ने हमें मैसेज के जरिए बताया था कि तुम दोनों को बेसमेंट में छुपा रखा था।
हमने फौरन ही तुम दोनों को वहां से निकाल लिया था। उस समय तक आग वहां तक नहीं पहुंची थी। कुछ निवासियों ने निकलने का प्रयास किया था, पर फिर पुलिस को देख वे वापस इमारत में चले गए और शायद सभी निवासियों ने यही किया। जेल से बचने के लिए सबने मरना ज्यादा बेहतर समझा। धीरज, जो उन लोगों का साथ दे रहा था, उसका अचानक ही हृदय परिवर्तन हो गया। वह उस आग के बावजूद उस इमारत में गया। सबसे लड़कर वह मोनू को उस तांत्रिक से छीनकर लाया। इस चक्कर में उसकी पीठ भी जल गई। प्रमिला भी सुरक्षित बच गई। उज्जवल हैरान होते हुए बोला, तो फिर पल्लवी का क्या? उसने धीरज को कैसे जाने दिया? साथ ही अब धीरज को क्या जेल होगी? और यह पनवेलकर को क्यों बांध रखा था सोसाइटी वालों ने? वह तो उनका सरदार था ना। अदिति ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। धीरज ने बताया कि पल्लवी ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर फिर उसने वहीं उससे माफी मांग ली और मोनू की रक्षा का वादा किया। धीरज की आंखों में सच्चाई देख शायद पल्लवी ने उसे जाने दिया और मोनू को उसके हाथों सौंप शायद वह भी मुक्त हो गई। उसका बदला वैसे भी पूरा हो गया था। धीरज पर ऐसे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर पुलिस ने उस पर काले जादू के बढ़ावे का चार्ज लगाया है। वह उस तांत्रिक के कहने पर हर रात मोनू को अपार्टमेंट नंबर 201 में छोड़ जाता था। यह उस तांत्रिक के अनुष्ठान का ही हिस्सा था। इनमें मोनू की जान भी जा सकती थी, पर क्योंकि वह सोसाइटी वालों के दबाव में आकर यह सब कर रहा था, इसलिए उस पर गंभीर चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। रही बात पनवेलकर की, तो उन्होंने ही तो मुझे सभी सबूत सौंपे थे। जब उन्हें पता चला कि मैं सब जान चुकी हूं और इंस्पेक्टर श्रद्धेय को भी शक हो चुका है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर अपनी करनी के प्रायश्चित का फैसला किया। पर इसकी भनक सोसाइटी के उप सचिव शैलेश कमतोक को पड़ गई और उसने पनवेलकर को बंधक बना लिया। उसका इरादा था कि पल्लवी की रूह को हमेशा के लिए कैद कर वह उसकी मौत का इल्जाम पनवेलकर पर डाल देगा। पनवेलकर जेल चला जाता और यह सभी आराम से जीते। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि पनवेलकर पहले ही सब सबूत दे चुका था। उज्जवल ने एक और प्रश्न दागा, और मृणाली का क्या हुआ? वह भी तुम्हारे साथ गायब थी। अदिति बोली, उसका पति तो पहले ही अपने काम के कारण दूसरे शहर जा चुका था, तो वह अपनी मां के घर चली गई थी, जहां से उसने मोनू और तुम्हारी रक्षा के लिए रक्षा कवच बनाया। उसी के कारण तुम दोनों पर एक आंच तक नहीं आई। अदिति की बात खत्म हुई और तभी एक हवलदार आया और उज्जवल को कठोर नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। कब से हमारा काम रुका हुआ था। क्या तुमने ही उस तांत्रिक को गोल्फ स्टिक से मारा था? उज्जवल सर खुजाते हुए बोला, हां मारा था वह उसने। हवलदार उसकी बात काटते हुए बोला, वह तांत्रिक बड़ा किस्मत वाला है जो वह उस आग से बच गया। आज पर जब वह हमें मिला तो बड़ी बुरी हालत में था। डॉक्टर के अनुसार उसके सिर पर जो वार हुआ था वह बड़ा खतरनाक था। इससे उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल वह आईसीयू में है, इसलिए आप पर अब हमले का चार्ज लगाया जाता है। अगर वह मरा तो हत्या का चार्ज लगेगा आप पर। उज्जवल चिल्लाते हुए बोला, क्या? पर वह तो मैंने आत्मरक्षा के लिए किया था। हवलदार सर्द स्वर में बोला, आत्मरक्षा, इरादतन हत्या का प्रयास या गैर इरादतन हत्या, यह सब कोर्ट में कहना। न्याय सबके लिए ही बराबर है, चाहे वह कोई अपराधी तांत्रिक हो या कोई युवक। यह कहकर हवलदार वहां से चला गया। उज्जवल ने रोते हुए कहा, यह कैसा न्याय है? मुझे नेकी की सजा मिल रही है। ईश्वर, क्या तेरा यही न्याय है? अब 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे कोर्ट के। भगवान, बस इतना कर देना कि उसे मारना मत और उनकी स्मृति को भी गायब कर देना, यही विनती है मेरी आपसे। वहीं अदिति उज्जवल की शक्ल देख पेट पकड़कर हंसती रही। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।